So good evening, children. In yesterday's class, we studied about the light, and we come to know that what are the various importance of the light for the living beings. Living beings को light किस तरह से affect करती है. The most important thing is that light is used in photosynthesis. Light is used in photosynthesis. Very often we misunderstand that it is the heat energy which is used in photosynthesis, but it is not the heat, but it is the light energy. The frequencies we have already studied in the class 11th that the most used frequency is the red light, and then उसके बाद violet light होती है. तो red and violet family of light जो होती है, they are used most, and the least used energy is light energy is green light. ठीक है. तो green क्या होती है? Because a major portion of the green light is actually reflected back. So ये कारण है ना. इसके अलावा light is also used in the क्या कहते हैं flowering. It is used in the germination of the seed. It is used in the foraging activities of the various animals. Some animals are there which actually come out to get their food in the daytime, whereas there are some nocturnal animals which come out during night. And we also studied that light is also important for the reproductive activities. I know आवाज नहीं आ रही होगी बराबर. Yes, चित्रांशी बोलो. Yes sir, आपकी आवाज अटक के आ रही है. क्योंकि I could see मेरी वीडियो यहाँ पे कट रही थी. आ जाएगा नेट, नहीं तो फिर दोबारा रिस्टार्ट कर लेंगे. ठीक है. तो ये था कि लाइट जो है मतलब इसके अलावा किस में काम आ रही है. इट इज माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. इट इज द लाइट विच डिसाइड दैट बाय विच वी आवर बॉडी कम टू नो दैट हाउ मेनी years have already passed, whether it is the sexual maturity is to be attained or not yet. ठीक है. तो जो भी हमारी उम्र होती है, हमारी उम्र हम तो कैलेंडर में देख लेते हैं, हमको तो साल और महीने पता है, लेकिन बॉडी को नहीं पता. बॉडी हैज गॉट इट्स ओन क्या कहते हैं मैकेनिज्म टू नोट द वेरियस टाइप ऑफ the seasonal changes, and according to that body come to know how old are we, and accordingly the body will make the various type of changes. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है. फिर हम देखा कि लाइट जो है वो हर जगह पे इक्वल अवेलेबल नहीं होती है. पोल्स आर देयर इन विच द लाइट्स जो है वो 6 मंथ्स तक के लिए रहती है. ठीक है. अगर आप नॉर्वे जाएं तो वहाँ पे रात ही नहीं होती है, लंबे टाइम तक दिन रहते हैं, बिकॉज वो सूरज जो है वो इस तरह से पड़ता है कि पोल इट इज टुवर्ड्स द पोल, नॉट पोल. तो वहाँ ज्यादा टाइम पर तो इसलिए क्या मतलब naturally those animals and plants which are there they will be badly affected by this. तो वहाँ पे उसी तरह के प्लांट और एनिमल मिलेंगे जो उस कंडीशन के लिए अडेप्टेड है. ठीक है. क्या कहते हैं डीप सी के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे लाइट कभी नहीं पहुंचती, तो वहाँ की जो ऑर्गेनिज्म्स है they will never know also कि there are any celestial bodies existing. आप दिन में सोया नहीं, कितनी नींद. तो उनको पता है कि मतलब उनको पता भी नहीं है कि मतलब सूरज चांद सितारे कुछ चीजें होती भी है. ठीक है. एंड दे आर जस्ट मेनली गेटिंग देयर फूड व्हिच एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज इन द अपर लेयर, और उन्होंने जो खाया और जो एनिमल है उनके बॉडी और उनके एक्सक्रीटा और उनके जो डिब्रीज होते हैं उन्हीं को वो खाते हैं, उन्हीं से वो जी रहे होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया. तो आज हम जो है मतलब नेक्स्ट वाला फैक्टर पढ़ेंगे, दैट इज सॉइल. So I am putting my video off. Probably it will improve the quality. I am sharing the screen. Okay. So the next factor which we are going to study is soil. है ना. The soil आप जानते हैं कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहे चाहे पानी में रहे, ultimately they are getting their minerals by the soil only, या from the soil. ठीक है. तो the nature and the properties of the soil of different places vary and it is depending on the climate. इस बात पे डिपेंड कर रहा है क्लाइमेट पे, केवल क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करता. सॉइल इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे जब भी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ होगा, वल्केनिक एक्टिविटीज हुई होंगी, वेदरिंग हुई होगी, रॉक्स किस तरह के हैं, किस तरह की सॉइल पार्टिकल्स आए हैं. देन सॉइल आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉइल इरोजन एंड ऑल. तो वेदरिंग प्रोसेस दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स. ठीक है. किसी जमाने में जो है क्या कहते हैं
जब लावा ठंडा हुआ होगा, जब अर्थ ठंडी हुई थी, मोल्टन अर्थ गॉट कूल्ड, तो उस टाइम जो रॉक्स वगैरह थे उनकी वेदरिंग एक्टिविटी से सॉइल बनी है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, ट्रांसपोर्टेड कैसे, मतलब किसी और जगह पे सॉइल इरोजन हुआ, वहां से आई होंगी, या वो सेडिमेंट्री होगी, वहां के रॉक्स वगैरह से ही बने होंगे। ठीक है। और हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्स, द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, क्या क्या चीजें हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स को अफेक्ट करती है, मेनली प्लांट्स को, एंड इट इज द प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग एनिमल्स। तो क्या क्या चीजें हैं, जैसे सॉइल कंपोजिशन है, ग्रेन साइज है कि उसकी ग्रेन्स या ग्रेन्यूल्स कितने बड़े या कितने बारीक होते हैं, एंड द एग्रीगेशन डिटरमाइंस द परकोलेशन। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो हैं किस तरह से अरेंज हुए हैं वो डिफाइन करेंगे कि मतलब पानी कितना जाएगा, कितना पेनिट्रेट हो सकता है, तो वाटर टेबल कितनी रहेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। दिस इज एन एक्टिविटी विच यू विल बी स्टडिंग। अभी तो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुआ है ना सोफिया, हैव यू स्टार्टेड योर प्रैक्टिकल से? यस सर, यस सर। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करा दिया? वैसे तो वो है नहीं नो अभी, सर, वो तो टर्म 2 में नो है। सर। डीएनए यस डिटर्मिनेशन, सर, डीएनए बता दिया होगा। यस सर, डीएनए पॉलन ग्रेन वाला भी बता दिया था। माइलेज सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। हाँ, होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। हाथ लगना है और वह सब गायब हो जाते हैं। ओके, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम निकालेंगे जब हमारा प्रैक्टिकल आएगा, तो हम देखेंगे कि हम जो है यूनिट मास ऑफ सॉइल लेंगे, मे बी 20 ग्राम 25 ग्राम्स, और उसको एक फनेल के ऊपर रखेंगे, है ना, और फनेल के ऊपर रख करके उस पर सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, और जितना पानी नीचे आ जाता है उसको कलेक्ट कर लेंगे। कुछ कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में एक ग्लास का फनल रहेगा, ग्लास के फनल में हम फिल्टर पेपर लगाएंगे कोन बना करके, और उसके अंदर मिट्टी डाल देंगे, जो भी मिट्टी है, ठीक है, और उसको एक बेल जार के ऊपर अपने एक मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर रख देंगे, मेजरिंग सिलेंडर जिसके ऊपर मेजरमेंट लगे रहते हैं मिलीमीटर से। फिर उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, से फॉर एग्जांपल ये सॉइल आपने 25 ग्राम्स लिया, 20 ग्राम लिया, जो भी अमाउंट उसका लिया, और फिर उसके अंदर से फॉर एग्जांपल हमने 50 ml पानी डाला, ठीक है, तो एक लेवल पर होगा, तो से फॉर एग्जांपल 50 ml वाटर हमने इसमें डाला, और नीचे मान लीजिए 30 ml पानी हमारे पास आ गया, 35 ml पानी वी हैव कलेक्टेड, so we have collected somewhere about 35 ml water, तो दैट मीन्स 25 ग्राम सॉइल ने जो है 15 ग्राम पानी एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब्स या रिटेन्स 15 ml वाटर, ठीक है। तो जिससे आओ फिर इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लगा करके हम पता करेंगे कि एक्चुअली कितना पानी उसके अंदर। एक मिनट, मैसेज शेयर करना। ओके, तो these characters along with the parameters such as pH, pH तो आप जानते ही हैं, है ना। अब सॉइल के लिए मोस्ट सुटेबल pH जो होता है वो क्या नाम से 7 रहना चाहिए, ठीक है। अब 7 के अलावा अगर pH जो है अगर मतलब बढ़ जाता है या घट जाता है, एसिडिक हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, देन द प्लांट्स प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड, ठीक है। तो पैरामीटर्स सच एज pH, देन मिनरल्स अवेलेबिलिटी, कौन कौन सा मिनरल्स अवेलेबल है, क्योंकि इट इज द मिनरल्स व्हिच आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज। देन टोपोग्राफी की सॉइल कैसा है, ग्रेन्यूल साइज कैसे है, कंकरीली है, पथरीली है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, क्या है, मतलब उसकी चिकनी मिट्टी है कैसी है, वो सब जो है वो उसका टोपोग्राफी बनाएंगे। टू ए लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, तो उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप के प्लांट्स होंगे वहां पे, ठीक है। तो दीज आर अल्टीमेटली अफेक्टिंग द vegetation, and the vegetation will ultimately affect the kind of animals there, ठीक है। किस तरह के प्लांट्स है इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि एनिमल्स कैसे रहेंगे।
तो जो 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 भी कोई इकोसिस्टम होता है उसको बेसिकली हम किसी प्लांट से डिफाइन करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि टुंड्रा फॉरेस्ट है ना, या हमने कहा कॉनिफरस फॉरेस्ट है ना, तो हमने कहा कि कॉनिफर का मतलब क्या है कि उस जगह पे कॉनिफरस प्लांट आर मोर, और किसी जगह ग्रासलैंड है तो हम ग्रासलैंड, तो हम बता किससे रहे हैं, हम प्रोड्यूसर्स के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि वंस द प्रोड्यूसर्स आर क्लियर then we can easily determine कि what type of animals will be found there, what type of conditions will be there. तो एक्चुअली ये जो सॉइल की कंडीशन है उस पर वेजिटेशन डिपेंड कर रहे हैं, और वेजिटेशन के ऊपर कौन से एनिमल्स है वो डिपेंड करेंगे। तो दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल, डिक्टेट्स, ठीक है, डिक्टेट मतलब वो निर्णय लेंगे, मतलब वो तो क्या निर्णय लेंगे, मतलब वो कंट्रोल करेंगे कि किस तरह के एनिमल रहेंगे। तो वो कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली दे आर बिकमिंग फूड फॉर द एनिमल्स, एंड जो एनिमल उनको खाता होगा वही वहां पे आएगा, ठीक है। तो और जिनको वो कंडीशन सुटेबल रखती है, जैसे अगर ग्रासलैंड है तो यू कैन नॉट इमेजिन द अवेलेबल मंकीज देयर, और इफ इट इज dry land, so you cannot imagine of occurrence of any grazing animal there, क्योंकि उनको घास चाहिए, है ना, एरिड कंडीशन में कोई घास नहीं होती। और अगर कोई डेसिडियस रेन फॉरेस्ट है या कोई बड़े बड़े फॉरेस्ट है तो वहां पे आप जो है मतलब लाइन चीता वगैरह को बड़ी आसानी से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ के अलग तरह के आपको कार्निवोर मिलेंगे। तो dictates the type of animal that can be supported. Similarly, in the aquatic environment में भी soil का रोल है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सॉइल का क्या रोल है, बिकॉज सॉइल ही होगी जो कि मिनरल्स अवेलेबल कराएगी। तो इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट्स characteristic often determine the type of benthic animal. benthic कौन से होते हैं, benthic के नीचे आप लिख लीजिए, ये होते हैं जो बॉटम पे ड्वेल करते हैं, ठीक है, बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, किसी भी समुद्र के या किसी भी जगह के बॉटम में मिलने वाले एनिमल्स, ठीक है, बॉटम ड्वेलिंग। जो एनिमल समुद्र के बॉटम पे मिलते हो ना, जो जो सी के मतलब बिल्कुल नीचे वाले सरफेस पे चले गए हो, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो बेंथिक कहलाते हैं, ठीक है, एंड दैट कैन थ्राइव देयर। तो सॉइल तो डायरेक्टली वो ये एनिमल जो है वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो ये होगा। तो ये हमने चार तरह के अबाइटिक फैक्टर्स पढ़ लिए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, चार तरह के जो अबाइटिक फैक्टर हैं वो किस तरह से हम हमारे या लिविंग बीइंग्स, सो दैट यू डोंट थिंक दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। तो सबकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा टेम्परेचर वो किस तरह से अफेक्ट करता है, उसके बाद हमने पढ़ा वाटर, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर एंड टेम्परेचर। लाइट भी जो है, क्योंकि लाइट प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करेगी किसी भी जगह की, और फिर उसी के ऊपर जो है कई सारी चीजें, और लाइट जो होती है वो किसी हमारी हमारी लाइफ एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है। जैसे कब तो कोई जर्मिनेशन होगा, या फूड रिप्रोडक्शन होगा, या माइग्रेशन होगा, या कब फॉरेजिंग करने जा सकते हैं, या कब रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होगी, है ना, हाउ द एजेस विल बी चेंज्ड एंड हाउ द हार्मोनल सिक्रीशंस विल बी अफेक्टेड एंड सर ये सारी चीज। यस, मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ठीक है, मैं भी नहीं आ रहा। तो हमने चार तरह के अबाइटिक फैक्टर्स तो पढ़ लिए, है ना, और हमने ये भी पढ़ा है कि मतलब लिविंग बीइंग्स उनसे कैसे अफेक्ट होते हैं, है ना। देयर आर सम एनिमल्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय द लो टेम्परेचर, सम विद हाई टेम्परेचर, सम आर रिक्वायरिंग वाटर, और किसी को पानी बहुत कम चाहिए होता है, कोई फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, कुछ होते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन कर लेते हैं, कोई ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं, किसी को मॉइस्चर बहुत ज्यादा चाहिए, कोई पानी के अंदर ही रहता है, किसी को रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। तो हमने देखा कि लाइट, पानी, टेम्परेचर और क्या नाम से सॉइल जो है, दे आर द फोर फैक्टर विच आर मेनली डिटरमाइनिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट विल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया and what changes they bring in their body in order to survive in a particular area. Why we can't imagine existence of a certain plant or certain animal in a certain region, whereas those same plants and animals are very well existing in the other places. तो कई सारी बातें हैं जो हमको जाननी है, समझनी है, जिनको हम यहाँ पे समझ भी पा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो नॉलेज है वो बहुत कम है इस लेवल में। तो अब हम उनको ज्यादा डिटेल में जानते हैं। तो रेस्पॉन्सेज टू द अबाइटिक फैक्टर,
we are talking about the abiotic factors only in this part. तो हम abiotic factors के लिए पढ़ रहे हैं कि response कैसे कर रहा है, how living beings are responding to the abiotic factors, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे, ठीक है। abiotic factor जो 4 मेजर हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं हम अभी तक जो हमने पढ़ा। तो having realized that the abiotic conditions of many habitat may vary drastically in time, we now ask how the organism living in such habitat cope to manage with the stressful condition। जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं, हमने पढ़ रखा है कि हाउ डेजर्ट एनिमल्स आर एबल टू रेजिस्ट और कोप अप विद द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द वाटर, जहाँ पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जो पूरे साल भर में 2 या 3 बारिश होगी, वो पानी भी जो गिरेगा वो इमीडिएटली रेन जो है उसको सोख कर लेगी। तो उनको जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है उसी पानी से उनको गुजारा करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो हमने पढ़े हैं कि उनकी रूट्स जो होती है वो डीप सीटेड होती है, उनके जो लीव्स हो जाती हैं वो मिनिमाइज होकर थॉर्न्स में चेंज हो जाती है, उनका स्टेम जो होता है वो फ्लैशी हो जाता है, पानी स्टोर करके रखता है, उनकी जो स्टेम होता है वो ग्रीन हो जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, उनमें ब्रीडिंग जो होती है सीजनल होती है, वो केवल रेनी टाइम में उनके फूल खिलेंगे, बाकी टाइम में नहीं खिलेंगे एंड ऑल, ठीक है। उसी की जगह पे हमने जो है कैमल्स वगैरह के अंदर पढ़े कि उसमें किस तरह के अडेप्टेशन होते हैं, सम ऑफ फ्यू सच अडेप्टेशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो ये कुछ मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने के लिए वो क्या क्या करते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स है। बट देयरफॉर अटेम्प्टिंग to answer this question, we should perhaps ask why a highly variable external environment should bother an organism at all। अब क्वेश्चन तो ये है कि भाई ऑर्गेनिज्म को फर्क ही क्यों पड़ना चाहिए, तो क्यों नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो क्योंकि हम भी रहते हैं तो हमको मालूम है कि फर्क कैसे नहीं पड़ता है, ठीक है। कैसे लाइट कैसे हीट हमको अफेक्ट करती है हमको मालूम है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमको क्या होगा हमको मालूम है। तो ये तो मतलब इट्स अ फूलिश क्वेश्चन अगर ये पूछें कि व्हाई हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक सर्टेन कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेड है। अपन ने पढ़ा जैसे जब हम टेम्परेचर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि ऑल आवर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स and all the enzymes are ultimately made up of proteins and proteins are very sensitive to the temperature heat, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट एनर्जी ज्यादा दोगे तो हमने देखा है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोगुलेट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स गेट कोगुलेटेड, दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ा above a certain limit then our proteins our enzymes will also be coagulated, और अगर हमारे एंजाइम कोगुलेटेड हो जाएंगे तो दे विल नो मोर बी दोज एंजाइम्स जिस काम के लिए वो बन रहे थे, they will not be able to carry out that activity and then ultimately it will affect our very survival। तो हर तरह का फैक्टर, मे बी इट बी वाटर, मे इट बी टेम्परेचर हीट, और मे इट बी सॉइल मिनरल अवेलेबिलिटी, या द फोर्थ थिंग क्या था, दैट इज हीट हो गया, लाइट हो गया, लाइट है ना। तो ये सब बिल को हमको किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करेंगे। one would expect that during the course of millions of years of their existence many species would have evolved to relatively constant internal, that is within the body environment that permits the biochemical reactions and physiological function to proceed with the maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of a species। बड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन इसको हम समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि भाई आपने ये क्वेश्चन जो पूछा ऊपर कि भाई हमको इनसे फर्क ही क्यों पड़ना चाहिए, फिर ये कह रहा है कि एक प्रोसेस होता है अडेप्टेशन, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। ये कह रहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीशीज वुड हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया वो इतने सालों से इतनी जनरेशन से जब जमीन पर रहते तो उनमें अडेप्टेशन भी तो हो गया होगा, उनमें कुछ इवोल्यूशन भी तो हुआ होगा टू लिव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन। तो फिर फिर वो क्यों अफेक्ट होते हैं, है ना। दोबारा से पढ़ते हैं, देखिए क्या देखा है कि one would expect that during the course of millions of years of their existence many species have evolved relatively constant internal environment that permits all the biological reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of a species। कि हर स्पीशीज के अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशन हो गया होगा जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशंस में रहने के लिए हमको अडेप्ट कर देती है, हमारे बॉडी को फिट बना देती है। इज इट रियली पॉसिबल? क्या ये हमेशा संभव है?
हर चीज के लिए संभव है? ऑल टाइप ऑफ कंडीशन इज इट पॉसिबल? नो, नहीं है। क्योंकि हमने जाना है कि जैसे हीट जो है वो हमारी बॉडी उसको सर्टेन लेवल तक तो टॉलरेट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 70 डिग्री 80 डिग्री हो जाए, 55 डिग्री 50 डिग्री हो जाए तब भी हम सोचे कि हमारी बॉडी उसको। भाई सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि अडेप्टेशन होता क्या है, व्हाट इज अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ये एक पॉपुलेशन जैसे यहाँ पर रह रही है, इसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स रह रहे हैं, इन सारे ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग तरह के वेरिएशन रहेंगे, है ना, अलग अलग तरह की वेरिएशन रहेंगे। नाउ व्हेनेवर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन इज एक्सपोज्ड, है ना, और इम्पोज्ड, तो उसमें क्या होगा, कई सारे ऑर्गन जो उस कंडीशन के हिसाब से आ रहे हैं, दे विल डाई, वो मर जाएंगे। दूसरे जो फिट मेंबर्स हैं वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन में थोड़ा सा और फेरबदल हो गया, कुछ और इंडिविजुअल्स मर गए, फिर कुछ इंडिविजुअल्स बचे रहेंगे। तो हम, ऐसा नहीं है कि जैसे अडेप्टेशन, जैसे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ हमारी बॉडी इमीडिएटली अडेप्ट हो जाएगी उसके लिए। अडेप्टेशन इज नॉट ए व्हाट कहते हैं इंटेंस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जब मैं चाहूं उस हिसाब से मेरी बॉडी के अंदर चेंज हो जाए। अडेप्टेशन इज एक्चुअली टू थिंग्स, उनमें दो चीजों का आउटकम है, पहला है वेरिएशन और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब वेरिएशन क्या है, मतलब वेरिएशन कैन बी पॉजिटिव, वेरिएशन कैन बी नेगेटिव, वेरिएशन कैन बी अफेक्टलेस। ठीक है, तो अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हार्मोन में, एंजाइम्स में किसी जगह पे कोई चेंज हुआ, और चेंज के हो जाने के कारण, जीन्स के होने वाले चेंज के कारण उसकी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं या मेटाबॉलिक चेंजेस आ गए। नाउ दोज मेटाबॉलिक चेंजेस आर नॉट ऑलवेज गुड, उनमें से कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं, कुछ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। ठीक है, अगर वो अच्छे हैं तो नेचुरल सिलेक्शन में वो रिटेन हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो वो हट जाएंगे, वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, उसके साथ वो करेक्टर भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर हर हर वेरिएशन का जो है कुछ ना कुछ सूटेबल अडेप्टेशन हो जाना चाहिए। इट इज नॉट करेक्ट। मैं ये नहीं कह सकता कि एनवायरमेंट 55 डिग्री सेल्सियस हो गया तो जितने भी ऑर्गन उस जगह पर रहते हैं वो सब जो है 55 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से अडेप्ट हो गए होंगे। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो द कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल वुड बी इन टर्म ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो जब हम बात कर रहे हैं कि मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो गया, तो अडेप्ट के क्या मतलब है, कि वो उस कंडीशन को ऑप्टिमली फील कर रहा है या उसके हिसाब से वो अडेप्ट हो। तो देखिए, दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर और एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, कि जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे हमारी बॉडी का 37 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो ऑर्गन उससे ज्यादा टेम्परेचर में रहने के लिए अडेप्ट हो गए, या कोई फिश है वो मान लीजिए मतलब 30% सैलिनिटी को वो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिश होती हैं वो उससे ज्यादा के लिए हो जाए। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे हमको अडेप्टेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आइडियली देन द ऑर्गन शुड ट्राई टू मेंटेन अ कांस्टेंसी इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर बाहर कुछ चेंज हो गया तो उसके हिसाब से उनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए, और वो चेंज कैसा होना चाहिए, बाहर के चेंजेस के एट पार होने चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब क्या है, देखिए इसको इस तरह से समझते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इफ द बॉडी मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर गोज बिलो क्या कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी बॉडी में से हीट बाहर निकलने लगी एंड विल फील कूल, हमको ठंड लगेगी। ठीक है, तो हमको ठंड क्यों लग रही है, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अभी ज्यादा, हीट का आउटफ्लो हो रहा है। बट अगर मान लीजिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होकर के 20 डिग्री हो जाता है, तो ना तो बाहर की हीट अंदर आ रही होती है, ना अंदर की हीट बाहर जा रही होती है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन why then the organisms are not having this method, this system। ये सिस्टम रखने पे दूसरी एक और प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर कम हो जाने पे कम हो जाती है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे स्नेक है या क्रोकोडाइल है या कोई भी अदर एनिमल है जो कि बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाता, जैसे फिश है। ठीक है, तो अगर फिश का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, बाहर मान लीजिए टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसका बॉडी भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर इसको सरवाइव करना है तो उसको इसका टेम्परेचर जो है वही लेकर के आना पड़ेगा। तो अगर ये 4 डिग्री टेम्परेचर लेकर के आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी।
ठीक है। ऑन द अदर एंड हमारी बॉडी के साथ में क्या है, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज 37 डिग्री सेल्सियस। इट हार्डली अफेक्ट्स कि बाहर टेम्परेचर कम हो गया या बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो गया। सो आवर बॉडी विल एफिशिएंटली वर्क, हमारा बॉडी जो है वो एफिशिएंटली काम करता रहे। तो हमारा बॉडी जो है वो रेगुलेटर है, अपने बॉडी के अंदर क्या रेगुलेशन है, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कम हो चाहे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो, हमारी बॉडी रेगुलेट करके उसको कहाँ पे ले आई है, 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि कन्फर्मर्स कौन होते हैं, वो उनकी आउटसाइड बॉडी के हिसाब से अपने बॉडी को कंफर्म कर देते हैं। लेकिन कंफर्मर होना देखने में तो सुंदर लग रहा है, लेकिन वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उससे बैडली अफेक्ट होती है ना। तो इसलिए ये एक सूटेबल मेथड नहीं है। फिर उनको क्या है, जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी होगी वहां पे टेम्परेचर बढ़ाना होगा, अदरवाइज दे विल बी स्लो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको हम डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। ओके, so this constancy, for example, could be in term of optimum optimal temperature or osmotic concentration of the body fluid. Ideally, then the organism should try to maintain constancy in its internal environment. वो उनकी कोशिश क्या रहेगी कि उनकी बॉडी का environment जो है एक constant पे आ जाए। It hardly matter what is the temperature outside. Constancy कैसी होनी चाहिए, most suitable to the body condition. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। चल गया। So ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन अ कांस्टेंसी इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। एक तरीका है जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर का कंडीशन एनवायरनमेंट का जो है वो फिक्स कर ले, बाहर कुछ भी होता रहे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अपन किसी होटल के रूम में जाते हैं या किसी घर में या अपनी कार के अंदर, हमने देखा है कि उन सब जगहों पे ऑटोमेटिक क्लाइमेटाइजर मिल रहा है आपको। वो क्लाइमेटाइजर क्या, आपके बॉडी का या आपके सॉरी नॉट बॉडी का, वो आपकी कार का या आपकी बिल्डिंग का या आपका रूम का टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट कर दिया। आप किसी होटल में जाते हैं, किसी रूम में, आपको वहां पे 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल रहा है, फिक्स कर दिया उसने। तो बाहर भले सर्दी हो चाहे बाहर गर्मी हो, सर्दी होगी तो अपने कमरे की हीट बाहर जा रही होगी, बाहर गर्मी होगी तो बाहर की हीट अंदर आ रही होगी, लेकिन उसको क्या है, उन्होंने अच्छे से पैक कर दिया, थर्मल इंसुलेशन कर दिया और अंदर एसी चला दिया और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया या 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। नाउ दिस टेम्परेचर इज मोस्ट सुटेबल टू योर बॉडी। ठीक है, तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, जैसे कि गांव वालों का रूम है या किसी पुअर आदमी का घर है, तो वो क्या है, बाहर टेम्परेचर 4 डिग्री हुआ या 8 डिग्री हुआ तो उसका रूम का भी टेम्परेचर वही हो जाएगा, 4 या 8 डिग्री सेल्सियस। बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री हुआ तो उसका रूम का टेम्परेचर भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री या 4 डिग्री जो हो रहा है वो उसका जो रूम का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के हिसाब से हो रहा है। ऐसे केस के अंदर क्या हो, गर्मी ज्यादा होगी तो उसको पसीना आएगा और सर्दी ज्यादा होगी तो उसको कपकपी छूटेगी, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखता है प्रोसेस दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। कॉन्स्टेंसी वाला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, चैप्टर 1 में, होम्योस्टेसिस। इट इज एन एबिलिटी ऑफ ऑल मैमल्स एंड मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गन्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। हमारी जितनी भी लिविंग बींग्स है वो अपनी बॉडी के अंदर पानी का लेवल, मिनरल्स का लेवल, ग्लूकोज का लेवल, है ना, इन चीजों का लेवल होम्यो मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे बना के रखते हैं। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी तो हम टेम्परेचर को भी, हीट को भी जो है कॉन्स्टेंसी पे 37 डिग्री सेल्सियस पे बना के रख रहे हैं। मॉइस्चर को भी, मतलब ह्यूमिडिटी या वाटर लेवल को भी बना के रख रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल पे उतना ही पानी रहेगा हमारी बॉडी में। प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है वेरिएशन। ठीक है, ग्लूकोज लेवल भी हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में कितना होता है, पर 100 ग्राम ब्लड जो है वो 100 मिलीलीटर ग्लूकोज लेवल रहेगा। 100 मिलीलीटर के अंदर 100 मिलीग्राम ब्लड शुगर लेवल रहेगा। तो ये कॉन्स्टेंसी है। उससे ज्यादा हो जाने पे हम, अगर प्रोलॉन्ग रहेगा तो हम कहेंगे वो डायबिटीज होगी, और उसके साथ में कई सारी बॉडी एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। उसके बॉडी वेट बढ़ जाता है, पसीना यूरिनेशन होने लगता है बार बार, उसको भूख लगने लगती है जल्दी जल्दी, क्योंकि
वहाँ जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा शुगर का, और अगर कम हो, अगर उसके डायबिटीज मतलब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो फिर उसको चक्कर आने लगेंगे। तो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की एन एबिलिटी है डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट द होम्योस्टेसिस। बाहर का एनवायरमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, हमारा बॉडी का एनवायरमेंट क्या है, वो फिक्स है। तो जो फिक्स एनवायरमेंट बॉडी का है दैट विल बी अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो उसको चेंज करना चाहेगा। ठीक है, जैसा बाहर अगर गर्मी है तो हमारी बॉडी भी गर्म होना चाहिए, अगर बाहर ठंड है तो हमारी बॉडी भी ठंडी होनी चाहिए। तो वो क्या करेगी, वो हीट रेडिएट करेगी। आपने एक चाय का एक कप बनाया, एक कप चाय बनाई है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 70 डिग्री है। आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट वो 70 थोड़ी रहता है। ठीक है, तो जब जब चाय उबाल के लाते हैं, no sooner we strain it, तो इस टेम्परेचर इज समवेयर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दूध तो पानी तो उतने ही टेम्परेचर पे उबलता है। दूध डाल दो तो शायद उसका कम ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री वाली चाय तो हम कभी पी नहीं पाएंगे, जलना थोड़ी हमको। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो वो 100 से 90, 80, 70, 60 पे आ जाती है। देन वो एक एक करके सिप करके लेते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी, हमारा बॉडी भी जो है अपने आप को कांस्टेंट रखना चाहता है, कोशिश पूरी करी है, लेकिन उस बीच में से हमारी बॉडी में से हीट रेडिएट होती रहती है। तो लेट अस टेक एन एनालॉजी, एक इसका somewhat similar type of condition हम देखते हैं artificially to clarify the important concept. Suppose a person is able to perform his best at 25 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर लोग जो है 25 डिग्री के टेम्परेचर पे बहुत अच्छा फील करते हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर वो कोई ऑफिस में है तो अगर 25 डिग्री अगर उसमें टेम्परेचर मिलेगा तो वो लगातार काम करता रहेगा। अगर नहीं है तो अगर सर्दियां होंगी तो थोड़ी थोड़ी देर में जाकर के धूप में खड़ा हो जाएगा। गर्मियां होगी तब भी थोड़ी थोड़ी देर में बाहर जाके खड़ा हो जाएगा, और इतनी गर्मी है, हाँ इतनी गर्मी है करके। तो वो अपनी अपनी एफिशिएंसी आउटपुट कम दे पाएगा। तो ऑफिसेस क्या करते हैं, ज्यादातर ऑफिसेस क्या करते हैं कि इट हार्डली मैटर्स व्हाट इज द आउटसाइड टेम्परेचर, वो एसी लगा देंगे, वो तो क्या कहते हैं एयर कंडीशनर लगा करके, और उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, बाहर कुछ भी हो। So suppose a person is able to perform his best at 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so, even when the scorchingly hot or freezingly cold outside, ठीक है, it would be achieved at home or in car while traveling and at the workplaces by using air conditioners in summer and heater in winters. ठीक है, this is then his or her performance would always be maximum regardless to the weather around him. बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, बाहर कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन अगर वो उसको रूम के अंदर या ऑफिस के अंदर, कार के अंदर अगर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी। इमेजिन कीजिए कि एक नॉन एसी कार और उसमें उसको लॉन्ग जर्नी जानी होगी, तो वो परेशान हो जाएगा बेचारा, रुक जाएगा, वो जगह जगह पे जाके ठंडा पीता रहेगा। लेकिन अगर आपकी कार के अंदर एयर कंडीशनर लग रहा है तो नो मैटर कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना हो, कहीं पे भी आपको जाना हो, आप जो है आराम से एसी चलाइए और चलते जाइए। आपको ना बार बार प्यास लगेगी, ना आपको बार बार कुछ और टाइप की परेशानी होगी, एंड यू कैन गो फॉर आवर्स टुगेदर, है ना, फॉर अ लॉन्ग जर्नी। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। हियर द पर्सन्स होम्योस्टेसिस, या अब ये होम्योस्टेसिस जो है उस आदमी का, वो अकम्प्लिश्ड नॉट थ्रू द फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन्स। लेकिन ये आर्टिफिशियल मीन तो केवल हम कर सकते हैं। तो इस आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ होम्योस्टेसिस के कारण हम जो है अंटार्कटिका मिशन में चले गए, हम मार्स मिशन पे चले गए, हम चांद पे चले गए, हम स्पेस में जाकर रह लिए, हम क्या कहते हैं अंडर वाटर जाकर के रह लेते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द अदर एनिमल्स। तो वो कैसे करेगा? ठीक है, तो ये लिखा है हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन। वो तो नहीं कर सकते ना आर्टिफिशियली, तो उनको तो अपनी बॉडी के अंदर ही बॉडी को अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस लुक एट द वेरियस पॉसिबिलिटी। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एनिमल सराउंडिंग के साथ कंफर्म कर ले व्हाट एवर टेम्परेचर बाहर है वही टेम्परेचर उसका हो जाए, या वो रेगुलेट कर ले जैसे कि हम लोगों का है, इट हार्डली मैटर्स व्हाट इज द एक्सटर्नल टेम्परेचर, व्हाट वेदर इट इज मोर और लेस, हमारा बॉडी 37 डिग्री पे रहेगा। और एक तीसरा है वो पार्शियली कंफर्म एंड पार्शियली रेगुलेट। वो अप टू अ सर्टेन कंडीशन तो जो है सर्टेन लेवल तक तो उसको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद या उसके पहले जो है वो नहीं कर पाते। तो इन तीनों के हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, लुक एट द वेरियस। सर हाँ
सर आपने वो बताया था कि अपन को ठंड कैसे लगती है सर, वो आप फिर हाँ, से रिपीट कर दोगे? हमको ठंड इसलिए लगती है क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है और हमारा बॉडी 37 पे मेंटेन रखना चाहता है, तो हमारी बॉडी से हीट रेडिएट हो रही है। ठीक है, अपनी बॉडी से हीट बाहर जा रही है, फ्लो आउटफ्लो हो रहा है हीट का। तो आपकी बॉडी से जब हीट का आउटफ्लो हो रहा होता है और बाहर की जो हीट आकर के आपके सेंसरी सेल्स के ऊपर लग रही होती है, तो उसके लिए आपको ठंड लग रही होती है। तो सर्दियों में जब हीट मतलब आपकी बॉडी से हीट लूज हो रही है ना, तो आपको आपको उसको मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। उससे आपके यू विल फील हंग्री, है ना। देखिए, टेम्परेचर फील होना सेंसरी सेल्स का फंक्शन है। जो हमारी स्किन के ऊपर सेंसरी सेल्स है, दे विल फील कि भाई टेम्परेचर क्या है। लेकिन हीट मेंटेन करना बॉडी का इंटरनल फंक्शन, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा करके हीट प्रोड्यूस करेंगे इन द विंटर। और अगर गर्मियां हैं तो वो ज्यादा पसीना लाएंगे और वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 पर रखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 3 तरह की कंडीशंस हैं। कोई भी एनिमल जो है 3 तरह की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, या तो वो कन्फर्मर्स होंगे, या वो रेगुलेटर्स होंगे, या पार्शियली रेगुलेटर्स होंगे। लेट अस स्टडी अबाउट देम। रेगुलेट कौन से क्या होते हैं? रेगुलेट क्या से क्या मतलब है? रेगुलेट से मतलब ये है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। It hardly matters what is the temperature outside, what is the condition outside, not only temperature but all the water and salinity and other type जो भी चीजें हैं, वो बाहर कुछ भी हो सकता है, उनकी बॉडी के अंदर वो एक कॉन्स्टेंसी पे है। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑर्गन्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम बिहेवियर। 2 तरीके से कर सकते हैं। या फिजियोलॉजिकल मतलब वो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को कुछ इस तरह से कर लेंगे कि वो कॉन्स्टेंसी को अचीव कर लें, या फिर वो बिहेवियर, वो अपने बॉडी का बिहेवियर। मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, तो कुछ एनिमल्स ऐसी जगहों पे चल जाते हैं जहाँ पे गर्मी नहीं लगती, मे बी अंडर सॉइल, जिसको हम एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन हम कह रहे होते हैं। ठीक है, या फिर वो कुछ बिलों में जाकर के बैठ जाते हैं, या वो कुछ पेड़ों के बीच में जाकर के छुप जाएंगे, वहां पे रहेंगे जहाँ पे कि उनको मॉइस्चर वगैरह बराबर मिलती रहेगी, वहां पे कोई गर्मी नहीं लग रही। और जब कंडीशन सूटेबल हो जाती है तो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स माइग्रेट कर लेते हैं, तो ये माइग्रेशन, बिलों में छुपना, नॉक्टर्नल हैबिट, ये सब बिहेवियर है। और फिजियोलॉजिकल, जहां वो अपनी बॉडी में सर्दी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे या गर्मी में पसीना लाएंगे, तो वो उनकी फिजियोलॉजिकल है। तो देखिए, मींस दिस विच एंश्योर्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। 2 चीजों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, एक टेम्परेचर का और एक वाटर का। ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाटर एंड मिनरल के लिए है, और टेम्परेचर जो है वो हीट के लिए। नाउ ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स and a very few lower vertebrates and invertebrate species indeed capable of regulating thermal regulation and osmoregulation. वो कुछ हद तक, अब osmoregulation तो अमीबा भी कर लेता है, हमने पढ़ा कि वो अमीबा है, उसकी बॉडी के अंदर बाहर से पानी अंदर आता रहेगा, तो वो क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर देता है। जब वो एक लिमिट तक पहुंच जाती है, उसको ले जाके बाहर फेंक ढोल देता है, मतलब पिनोसाइटोसिस कर देता है। आपने पढ़ा है ना पिनोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो ये फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, पिनो में लिक्विड होता है और फेगो में सॉलिड होता है। तो ये अमीबा है हमारा, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, बाहर से पानी आता रहेगा, वाटर विल कॉन्स्टेंटली इनफ्लो, बिकॉज आउटसाइड मान लीजिए 99.8% वाटर है और इनसाइड तो केवल 70% वाटर है। तो वाटर इज ऑलवेज मोर आउटसाइड लेस इनसाइड, और उसकी बॉडी में कोई ऐसा कोई कवच भी नहीं है जो उसको रोकेगा। सो वाटर विल कंटिन्यूसली गो इन। सो अगर वो इसको कंट्रोल नहीं करता तो अमीबा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और बस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी बॉडी में क्या है, वो वैक्यूल बनते हैं। वैक्यूल जो है वो बड़े होते रहते हैं। जब वैक्यूल जो है एक सर्टेन साइज का हो जाते हैं, देन इट कम्स ऑन टू द सरफेस और यहाँ से पानी को बाहर फेंक देते हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से वो भी ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। ठीक है, और हमारी बॉडी में भी यही है। हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए हम सर्दियों का सीजन है और आपने ज्यादा पानी पी लिया तो क्या होता है, तो योर लिवर जो है, आपका किडनी जो है, वो एक्सेस वाटर को जो है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, और आपका आपके बॉडी के अंदर वाटर का लेवल उतना ही मेंटेन। और उसके उलट अगर गर्मियों का मौसम है, आप किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं या किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पानी पी सकें। ठीक है, आपके आपके पास जो पानी था या तो वो ढुल गया या खराब हो गया, या आपके पास पानी है ही नहीं, आप भूल गए लेके आना।
अब बस तो रुकेगी नहीं, रुकेगी तो बहुत कहीं और जाके रुकेगी जहाँ पे बीच में आपको पानी नहीं मिल रहा, तो अब आप क्या करेंगे? सो यू विल बी सिंपली सिटिंग, ठीक है, और अपना ध्यान जो है प्यास से हटा के कुछ और चीजें सोच करके अपना ध्यान हटाओगे आप। दिस इज द टाइम योर किडनी इज क्या कहते हैं, एब्जॉर्बिंग मोर वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और वो उसको ऐड कर रहा है ना। तो वो ऑस्मो रेगुलेशन हमने पढ़ा क्लास 11th में, RAAS पढ़ा हमने, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, वो हमारी बॉडी के अंदर पानी को मेंटेन कर रहा था। तो ये जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर मिल रहा है, थर्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर मिल रहा है, एंड most of the fish have got osmoregulation, most of the aquatic organism has got osmoregulation, though thermoregulation is not a very common feature among the lower organisms. Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain constant body temperature. आपको मैमल संसार में इतने सक्सेसफुल इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। They can thrive to live in the Antarctica or in Sahara Desert. Antarctica where temperature is sub-zero and Sahara where temperature is above 50 degrees Celsius. ठीक है, तो सी हम ऐसा नहीं है कि हम मर ही जाएंगे, हाँ। आप देख रहे हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं, जो रोड साइड में काम कर रहे होते हैं, लेबर क्लास के लोग, उन्होंने कोई खास कपड़ा नहीं पहना होता गर्मियों में, सर्दियों में भी उनके बच्चे वही एक छोटी सी शर्ट डालेंगे, पेट दिख रहा है, नीचे उन्होंने कुछ पहन ही नहीं रखा है, पहना है तो एक छोटा सा निक्कर पहना है, पैर में कोई चप्पल नहीं है ना, और वो उस सर्दी में भी बड़ी आराम से घूमते रहते हैं, और गर्मियां हो जाएगी तब भी वहीं बैठे हुए हैं। दे आर नॉट सर्चिंग फॉर फैन और कूलर और AC, और ज्यादा से ज्यादा वो एक पेड़ की छाया में बैठ जाएंगे। पेड़ भी कहाँ नसीब होता है शहर में, तो वो किसी बिल्डिंग की छाया में बैठे हैं, बस वही है। तो बॉडी के अंदर हैबिलिटी है, वो तो हम लोग तो क्या है, हम लोग तो हैबिचुअली ऐसे हो गया। We since right from the childhood we have been given the best condition. हमारे पेरेंट्स ने हमको अच्छी से अच्छी कंडीशन दी है, हमको कभी गर्मी में जाने नहीं दिया, हमको हमेशा कूलर AC मिला है, तो हमको क्या है, मतलब बड़ी छटपटाहट होती है जरा सी गर्मी होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते गर्मी। वी कैन वेरी हमारे बॉडी के अंदर अपना खुद का क्लॉक है, बॉडी के अंदर अपना खुद का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये तो हम हैबिचुअली हो जाते हैं। कई टाइम पहले की बात है, वो राजीव गांधी ने राहुल गांधी ने ऐसे ही कह दिया था कि क्या कहते हैं, मतलब भूख और ये चीजें है ना, मतलब गर्मी और ये चीजें, ये हमारी बॉडी का एहसास है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। बहुत सारे लोग फोर्सफुली नहीं खाते हैं, फास्ट रख लेते हैं, ठीक है, और हमको जितना खाना चाहिए हम उससे कई गुना ज्यादा खा रहे होते हैं। जिंदा रहने के लिए हमको जितना खाना चाहिए, इट तो एक्चुअली डिपेंड ऑन आवर फिजिकल एक्टिविटीज, सब हमारी एबिलिटीज क्या है। और विचित्र बात यह है कि जो लेबर कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो तो सबसे कम खा रहा है बेचारा, उसको मिलता भी नहीं है ठीक से खाना। आप देखिए लेबर क्लास को कभी साइड में खड़े होकर के देख लीजिए कि वो क्या खाते हैं। उनके पास एक रोटी रहेगी, हल्की सी कुछ चटनी पटनी रहेगी, या प्याज होगा कांदे के साथ खा लेंगे, हरी मिर्च के साथ खा लेंगे, दैट इज व्हाट दे आर ईटिंग, एंड दे आर पुटिंग ऑन ऑल द लेबर। और हम जो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, है ना, देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट हैविंग सेडेंटरी वर्क, रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर में बैठा हुआ, या किसी बैंक में काम करने वाला, या कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाला, या कोई अदर ऑफिस में काम करने वाला। हिज वर्क इज जस्ट, घर से निकलो, कार में बैठ करके ऑफिस तक जाओ, ऑफिस में जा करके बैठ जाओ, पूरे दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, वापस आओ, कार में बैठे बैठे घर आ जाओ, और घर आकर के फिर बैठ जाओ। सो हाउ मच एक्टिविटी दे आर डूइंग, एंड येट खाना खाने के लिए उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट खाना चाहिए। तो वी आर इट मच मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, है ना। जरूरी नहीं कि हर खाना जो हमने खाया वो हमारा वेट पुट ऑन ही करे, जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स आल्सो, और इट डिपेंड्स ऑन द मेनी अदर फैक्टर्स। कई लोग कहते हैं यार मैं इतना खाता हूँ फिर मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, आपकी आपकी जेनेटिक्स ऐसी होगी। कुछ लोग कहते हैं मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, मैं तो 2 रोटी खाती हूँ सर, फिर भी देखो मेरा बॉडी कैसा हो रहा है।
चिंता की बात नहीं है, जेनेटिक्स है। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो है वो इन बातों पे डिपेंड करती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा से जो है वो जरूरतों के हिसाब से हम जी रहे होते हैं। तो ये देखिए, एंथ्राइल वेदर वी लिव इन अंटार्कटिका और सहारा, आप किसी भी कंडीशन में रहें, अगर आप एसी नहीं भी चलाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे, है ना। हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लग गई और वो मर गया। लू लगने की बात अलग है। लू लगने को कंपनसेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप गर्म हवा की चपेट में आ गए हैं, आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो गया है ना, आपकी बॉडी के एंजाइम्स खराब हो गए हैं, वो अलग चीज है। बट नॉर्मल अगर कोई पेड़ की छाया में बैठा है या मकान बिल्डिंग की छाया में बैठा और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कोई मर थोड़ी जाता है, नहीं मरता है। थोड़ा पसीना आएगा, थोड़ा तड़पेगा, थोड़ा उसको अजीब सा एहसास होगा, लेकिन वो भी उनको होता है जो कि बचपन से अच्छे से नाजुक तरीके से पाले पोसे गए हैं। सड़क पे जो घूम रहे कुत्ते हैं वो देखो ना कैसे घूम रहा है, बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। घर का कुत्ता जो होता है ना, वो उस टाइम जाकर के कूलर के नीचे बैठेगा, एसी के वाले रूम में आ जाएगा, क्योंकि हमने वो कंडीशन दे दी उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट एनिमल टू रेगुलेट their body temperature are similar to those one that human we use. We maintain a constant body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। जो भी है बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। इन समर द आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ आवर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या करते हैं हम? प्रोफाउंडली स्वेट करते हैं, ठीक है, हम पसीना बहाएंगे। तो पसीना बहाने से क्या होता है? हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। वो जो पसीना आया है वो उसको इवापोरेट होने के लिए अपने लेटेंट हीट के बराबर की एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी वो कहाँ से ले रहा है? वो हमारी बॉडी से ले रहा है, ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो वी स्वेट प्रोफाउंडली एंड रिजल्टिंग द evaporative cooling similar to that what happens when the desert cooler is in operation, bring down the body temperature. In winters the temperature is much lower than 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री होगा, 6 डिग्री होगा, कई जगहों पे 0 डिग्री हो जाता है। अभी क्या कहते हैं, माउंट आबू में रहने वाले 0 डिग्री हो गया, और जो कश्मीर में रहने वाले हैं -5 डिग्री हो गया, -7 डिग्री हो गया, साइबेरिया में रहने वाले -70 डिग्रीज हो गए हैं। तो कुछ भी हो सकता है। वी स्टार्ट टू शिवर। अब क्या होगा? जब सर्दी ज्यादा लगती है तो आपको क्या होता है? कपकपी छूटती है। कपकपी छूटना एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी है, और उससे हमारी बॉडी हीट जनरेट कर लेती है। अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेज आवर बॉडी टेम्परेचर। दूसरा आप क्या देख रहे हो? सर्दियां आती है, हमारी बॉडी में झुर्रियां पड़ने लगती, मीन्स द सरफेस एरिया वो डिक्रीज, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया मीन्स मोर लॉस ऑफ हीट। तो झुर्री पड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो उससे क्या होगा? वो सरफेस एरिया डिक्रीज कर रही है, सो दैट द हीट लॉस कैन बी प्रिवेंटेड। एंड वो जो झुर्री पड़ रही होगी, जहाँ बाल खड़े हो जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाने और झुर्रियां पड़ जाना, इससे क्या होता है? देयर इज अ गैप क्रिएटेड। तो हीट जो होती है वो वहां पे जाकर के ब्लॉक हो जाती है। तो आउटसाइड एक हमारे बॉडी का चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया जहाँ पे कि हीट जो है, और उसकी हीट और हमारी बॉडी की हीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो हम बचे रहेंगे, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में जैसे हमने कोट वाला एग्जांपल पढ़ रखा कि यहाँ कोई आदमी है और उसने एक कोट पहन रखा है, तो कोट पहन रखा है तो क्या है कि इसकी बॉडी से जो हीट निकली है वो कोट के बीच में इस जगह पे रह जाती है। सो बॉडी यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी उतना ही होगा, करीब 35 डिग्री सेल्सियस होगा, और बाहर इट में भी से फॉर एग्जांपल 8 डिग्री सेल्सियस। तो कोट ने क्या है? एक हीट को ब्लॉक कर दिया, एक थर्मस की जैसे काम कर रहा है। आपकी बॉडी की हीट ही बाहर गई है, लेकिन वो हीट यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही, इट इज नॉट गोइंग एंड इट इज रिमेन ट्रैप्ड हियर। तो ये एक इंसुलेटर की जैसे काम कर रहा है, ठीक है, और ये आपकी बॉडी की हीट को बचा कर रखा है। अब हमारी बॉडी सर्दियों में क्या करती है? सर्दियों में शिवर करती है, बाल जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी झुर्रियां आ जाती, चमड़ी पास पास आ जाती है। आपने देखा होगा सर्दियों में जो है चमड़ी, हम कहते हैं ना, मतलब खिली खिली नहीं हो जाती है, और एक तरह से वो झुर्रियां सी पड़ जाती है। तो उससे क्या हो रहा है? जो हीट अपनी बॉडी से निकल रहा है वो यहीं पे ट्रैप्ड है, यहाँ पे ट्रैप्ड रह जाती है। तो जो हीट यहाँ पे ट्रैप्ड है, तो इमीडिएट एनवायरनमेंट जो हमारे बॉडी का अंदर का और बाहर का है, दैट कम्स टू सेम।
तो एक तरह से वो रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे कपकपी जो आ रही है, शिवरिंग जो हो रही है, वो एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी है स्किन के लिए, तो वो भी हीट जनरेट कर रही है। अब प्लांट्स के लिए क्या लिखा है देखिए, प्लांट तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, प्लांट्स ऑन द अदर एंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर। तो उनकी मजबूरी है कि वो पानी का लॉस, हीट का लॉस भी करेंगे, या हीट बाहर ज्यादा होती है तो अंदर भी आ जाती है। ठीक है, तो ये जो अपन ने रेगुलेटर्स पढ़ा है, वर्ड रेगुलेट का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं। रेगुलेट मतलब टू मेंटेन, है ना। तो हम रेगुलेट कर सकते हैं, टू मेंटेन, हम मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर एंड ऑस्मोरेगुलेट। ठीक है, तो दिस इज एन एबिलिटी एंड दिस इज अ बेटर बेस्ट मेथड, ये सबसे अच्छा मेथड है। अब इंसान को छोड़ दीजिए आप, इंसान तो क्या है ना, मतलब हमको क्या कहना चाहिए, मतलब 1 मिनट का टाइम है, उसके अंदर हम कुछ भी बोल सकते हैं कि इंसान जो है ना, वो मतलब वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है ना। पहले कुछ भी नहीं थे तो हाथ से हवा कर लेता था, वो उससे खुश था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हवा पंखा आ गया तो उसको मतलब वो बिजली की हवा अच्छी नहीं लगी, अब उसको पंखा, जिसके घर में पंखा था दे यूज्ड टू फील लॉर्ड, है ना, वो अपने आप को भगवान समझते थे, मेरे घर में पंखा। फिर जब फिर कूलर आ गए, तो फिर हम कूलर पंखे वाले बेचैन होने लगे, अरे यार कितनी गर्मी है, अब कूलर में कितना मजा आता है। अब एसी आ गए, तो अब एसी आ गए तो कूलर वालों को अच्छा नहीं लग रहा। ये ऐसा ही है, हम मन से हमको गर्मी लग रही होती है, तन से नहीं लग रही है। फिजिकली वी आर नॉट फीलिंग सो हॉट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। गुड डे। Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।